आदेश के बाद राजनीतिक रूप से फायदा होगा, तो हम इसलिए ही कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपके साथ अन्याय होगा तभी आप एक राजनेता के रूप में आपको लाभ मिल सकता है। आपके पब्लिक के बीच में, आम आदमी के बीच में ये जा रहा है कि एक ऐसा नेता जो सरकार का आलोचक है, सरकार के साथ असहमति व्यक्त कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। इस बिना पर उनको एक राजनीतिक लाभ मिलने की बात हो रही है। इस बिना पर लोगों के बीच में अगर राहुल गांधी जाते हैं और राहुल गांधी को सुना जाता है, तो लोगों के बीच में संदेश जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, एक बेटर पब्लिक कनेक्ट है, उसके साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है सरकार के स्तर पर। गुजरात के बारे में क्यों कहा जा रहा है? गुजरात में जो अदालती निर्णय हाल के वर्षों में हुए हैं, उनको लेकर के कानूनी जगत में तमाम तरह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। चाहे वो बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ने के जो अभिलेख है वो प्रस्तुत न करने का मुद्दा हो, अभी जो माया कोंडानी का छोड़ने का को अदालत से पूरी तरह से छोड़ दे, आरोप मुक्त कर दिए जाने का विषय रहा हो। इसके पहले भी 2002 के दंगे के तमाम मामलों में जो आरोपी थे उनको अदालतों ने छोड़ दिया। तो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं कि जो सरकार है, मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का मतलब सरकार, वह प्रोसिक्यूशन ही इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए की स्थिति में नहीं है। वो अदालतों में वह सभी मामले नहीं रखे जा रहे हैं जिससे कि इनको दंडित किया जा सके। और दूसरी तरफ वहां के जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चलाया गया है वह कानूनी रूप से कहीं ठहरता ही नहीं। जो भी निष्पक्ष और तटस्थ कानून के जानकार है बात कर रहे हैं। और गुजरात में अदालतें जो उनको सजा सुनाई पड़ी हुई है। पहली बार जो बात विजय शंकर जी ने कहा कि पहली बार का ऑफेंडर को एक मैक्सिमम सजा दे दी जाए, संभवतः देश की पहली घटना होगी। और चूंकि अन्याय हो रहा है एक नेता के साथ और सरकार उसके साथ पूरे साथ अन्याय कर रही है, मान लेता हूं कि अदालत का निर्णय है, अदालती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, एक ठीक है, आप एकेडमिक बहस के लिए इसको मान लीजिए। लेकिन लोकसभा से उनको अयोग्य घोषित किया जाए तो सरकार का फैसला था। उनको उनका दिल्ली में मिले हुए आवास को खाली करने का आदेश दिए जाना, ये तो सरकार का फैसला था। तो सरकार उस आदमी को पूरी तरह से कुचलने के लिए आमादा है कि नहीं, हम आपके अस्तित्व को ही नहीं रहने देंगे। इस जो सरकार का रवैया है राहुल गांधी के प्रति, उससे उस व्यक्ति को राजनीतिक ताकत मिलती है। एक निश्चित रूप से आपके खिलाफ एक अदालत ने एक आदेश सुनाया है, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं वो, तो इस आदेश से या चल रही कानूनी प्रक्रिया से या कानूनी आदेश से निकले हुए सरकारी के उपरांत की जा रही सरकारी कार्रवाइयों से जो एक माहौल बनता है, उसका नफा और नुकसान उस व्यक्ति विशेष के बारे में आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप यही है कि आप असहमति को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक नेता जो जनता की बात संसद में उठाने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ आपका इस तरह का असंवेदनशील रुख अख्तियार है, रवैया है। इस बिना पर एक जो जन समर्थन की बात है वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है। हमारे जैसे लोग जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी अगर संसद में नहीं है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान इसलिए मैं नहीं मानता कि राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लोगों के बीच में उपस्थित है, लोगों की समस्याओं से उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय देश की आवश्यकता है। पिछले 8-9 सालों से विपक्ष कर क्या रहा था? शकील साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि राहुल गांधी पिछले 9 सालों से बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन अकेले नेता ही तो रहे वो। लेकिन जब वो बात इसलिए जब अकेला नेता जो अपनी बात लगातार कहता रहा है और कभी अपने मुद्दों से हटा नहीं। दूसरी चीज ये, जब आप ये सोचिए ना, अडानी साहब आज तक तो नहीं मिले शरद पवार से। देश का जब बड़ा उद्योगपति, बड़े नौकरशाह, विभिन्न दलों के नेता विपक्ष के नेता से मिलना शुरू कर दें तो ये राजनीतिक बदलाव का संकेत है। उनको, अडानी को लगने लगा है कि केवल और केवल सरकार उनको बचा नहीं सकती है। केवल अगर वो विपक्ष के साथ अपने संबंधों को बेहतर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन पता नहीं क्या हो। यह बताता है कि इस देश की राजनीतिक हवा कैसे बदल रही है। आज तक क्यों नहीं, पूरा सभी लोग जानते हैं कि शरद पवार के कारपोरेट जगह से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इतने हल्ले गुल्ले के बाद, इतने महीनों से अडानी के ऊपर विपक्ष के हमले के बाद
अडानी कभी ये तो नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है। हो सकता है कि अपना शरद पवार साहब से 4 विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई हो, लेकिन पब्लिक आम व्यक्तियों की जानकारी में तो अडानी तो पहली बार शरद पवार से मिलने के लिए गए। विपक्ष के नेताओं से कोई उद्योगपति नहीं मिलता। अतीत में भी आप देख लीजिए, सत्ता के भी खिलाफ ये व्यापारी लोग कहीं जाते होते नहीं है। लेकिन अगर आप विपक्ष के बड़े नेता से मिलने का आप प्रयास करने लगे तो यह इस देश में बदलते हुए राजनीतिक माहौल का यह संकेत है। निश्चित रूप से अगर ये अभी अब जो चुनाव होंगे ना, जिसकी बात हो रही है, अब जो बात राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में जो पिछड़ों की बात कही, यह सामान्य ये मामला केवल पिछड़ों को आरक्षण देने न देने का सवाल नहीं है। अगर आप हिंदुत्व की राजनीति से, सांप्रदायिकता की राजनीति से लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको लोगों के सशक्तिकरण की बात करनी ही होगी। आखिर इस सांप्रदायिकता की राजनीति से और हिंदुत्व की राजनीति से लोगों को मिल क्या रहा है, सिवाय एक भावनात्मक सुख के कि हमारा जो धर्म है बड़ा सुरक्षित है, धार्मिक गतिविधियां बहुत सुरक्षित हैं, धार्मिक संगठनों को बड़ी ताकत मिल रही है, मंदिर बन रहे हैं और मठों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आम आदमी को क्या मिल रहा है इससे? क्या उसकी शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जा रही है, उसके नौकरी के अवसर अच्छे हो जा रहे हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य के हालात बहुत अच्छे हो जा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। तो यह राहुल गांधी ने जो बात उठाई है कि जातिगत गणना की, यह सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय है। दुर्भाग्य क्या रहा कि मंडल के राजनीति की शुरुआत में जो राजनीतिक दल सशक्त हुए, उन्होंने केवल जातियों की राजनीति शुरू कर दी और उसमें भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। गैर यादव जातियां, गैर यादव पिछड़ी जातियां, गैर कुर्मी पिछड़ी जातियां, गैर जाटो अनुसूचित जातियां, और उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बना लिया। क्योंकि जो दल विशेष थे, चाहे आरजेडी रही हो बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी रही हो, ये लोग एक एक जातियों को एक जाति की पार्टी के रूप में स्थापित हो गए। और जो एक बड़ी परिकल्पना की गई थी कि पिछड़े लोग जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे करने की जो राजनीति की जाएगी, उसको चोट पहुंची। और इसी को भारतीय जनता पार्टी अपना माध्यम बना लिया कि जो बड़ी जातियां थी उनके बीच में उन्होंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने पहुंच बना ली अपनी। राहुल गांधी ने इस बात को कहकर, सशक्तिकरण की बात को किए बगैर आप लोगों को सांप्रदायिकता की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। और यह इतना बड़ा मुद्दा है कि इसका भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत राजनीति के पक्ष में खड़ी ही नहीं हो सकती। क्योंकि जिस दिन लोगों के अंदर जातिगत गर्व की बात आने, अस्मिता की बात समझ में आएगी, फिर आप सांप्रदायिकता की बात को चला नहीं पाएंगे। और जो एक भावनात्मक माहौल बनाए हुए हैं, वो बहुत दूर तक चलने वाला नहीं है। पिछड़ों को अपमानित करने का जो नरेशन भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वो कर्नाटक में क्यों नहीं चला पा रही? क्योंकि कम से कम कुलार में लोगों को पता है ना, कि या देश के लोगों को पता है कि राहुल गांधी ने अपनी बातों में कभी पिछड़ों के अपमान की बात नहीं की। जो कह रहे हैं कि क्या मोदी सर ने जब भारत सरकार के लिस्ट में पिछड़ों की सूची में नाम नहीं है, और सम्मानित मोदी जी के सत्ता में आने के पहले गुजरात में भी यह पिछड़ों की सूची में नहीं थी ये जात, तो अचानक कहां से अपमान की बात आ गई? तो आप झूठ के नींव पर आप किला नहीं खड़ा कर सकते। आप बार बार बोलते रहिए, लेकिन ये लोगों तक ये बात चली जाए, ये संभव है नहीं। मेरा अपना मानना है कि जिस आक्रामक शैली में राहुल गांधी ने राजनीति शुरू की, अपनी राजनीति करते चले आ रहे हैं लगातार, और भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक कनेक्ट उन्होंने बेहतर किया है। जो सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का आरोप लगा अपने दावा कर रही थी, उसको भ्रष्टाचार के मामलों में घेर लिया और तथ्यों के साथ। यह राजनीति की बड़ी उपलब्धि है। जो विपक्ष को विश्वसनीयता राहुल गांधी ने दी, यह बड़ी उपलब्धि है, और इसने भारतीय राजनीति में परिवर्तन के शुरुआत की है और लोगों में विश्वास कायम हुआ है।